जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सीरीज़ जो है ना वो गैस पेपर की चल रही है फाइनल टर्म पेपरों के लिए। तो इसके अंदर ना आज हम मॉड्यूल नंबर 11 करेंगे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है। इसमें मैं बेसिक बता देता हूँ कि कौन सी मरूज़ी आएँगी, ठीक है? कौन सी जो है वो शॉर्ट आएँगे, क्या लॉन्ग आएँगे, सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। इसमें कुछ थ्योरीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रेलेवेंस और इररेलेवेंस थ्योरी है वो। और वो दरअसल ना हमारा वो है फाइनेंशियल लिवरेज से मुतल्लिक। और फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है वो भी आगे बताता हूँ। देखो जो कैपिटल होता है ना आपका सरमाया होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बनावट होती है, वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, या इक्विटी से या फिर वो डेट से। अब जो इक्विटी होती है ना उसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, कॉमन शेयर या फिर प्रीफर्ड शेयर का कैपिटल होगा, ठीक है? इसी तरह जो डेट होता है ना उसमें लोन, बॉन्ड्स वगैरह शामिल होते हैं। तो इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे पहले आ सकता है, क्या होता है जी? मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, ये होता है। मरूज़ी आ सकती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड डेट इक्विटी, ठीक है? या अकेला वो कहेगा इक्विटी, अकेला कहेगा डेट, या वो कहेगा जी जो है वो कॉमन शेयर कह देगा, प्रीफर्ड शेयर कह देगा और बाकी डेट कह देगा। तो भी बात वही है, क्योंकि डेट और इक्विटी और इसके अंदर मौजूद सब जो कैटेगरी है ना, इनकी जो चीज़ें शामिल होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। यानी कि वो इक्विटी की जगह पे कॉमन शेयर, प्रीफर्ड शेयर भी दे सकता है, तो उससे मुराद भी वही है। डेट की जगह पे लोन, बॉन्ड्स भी दे सकता है, उससे मुराद भी वही है। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज जो होती है ना हमारी, वो क्या होती है? फाइनेंशियल लिवरेज से मुराद है कि ऐसी चीज़ जो आपके उस बिज़नेस की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा दे, उसकी वैल्यू जो है ना फ़र्म की, उसको तेज़ी से बढ़ा दे, उसके प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ कर दे। ऐसी चीज़ को ना फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। लिवर से निकला है लफ़्ज़। लिवर से मुराद थोड़ी फ़ोर्स लगा के ज़्यादा बड़ी चीज़ को उठा लेना आसानी से। तो इससे मुराद ये होता है कि फाइनेंशियल लिवरेज जो होता है ना, वो दरअसल आपके उस टोटल कैपिटल के अंदर जिसमें इक्विटी और डेट मिल के बने होता है ना, डेट और इक्विटी से पैसा लेके आप बनाते हो सरमाए को, तो उस सरमाए को जब बिज़नेस में लगाना होता है तो आपने दरअसल ये देखना होता है कि कितना इक्विटी ले रहे हो, कितना डेट ले रहे हो। तो उसके अंदर जो डेट की परसेंटेज होती है ना, वो दरअसल वो हमें बताती है कि आप जो है वो कितना प्रॉफ़िट अर्न करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो डेट होता है उसके ऊपर फ़िक्स कॉस्ट देनी होती है आप लोगों ने, ठीक है? तो डेट की परसेंटेज जो होती है ना कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, वो फाइनेंशियल लिवरेज पैदा करने का सबब बनती है। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या हुआ कि डेट की अमाउंट जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा फाइनेंशियल लिवरेज पैदा होगा, यानी बिज़नेस उतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है? तेज़ी से तरक्की करेगा, आपकी वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है ना वो दरअसल डेट जो है ना उसकी परसेंटेज होती है आपके टोटल स्ट्रक्चर में। यानी टोटल स्ट्रक्चर जो मिल के बना हुआ है ना आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके अंदर डेट और इक्विटी जो है, उसकी परसेंटेज में डेट कितने परसेंट आपने लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ इक्विटी मेरा 10% है, डेट जो है वो मैंने 90% लिए हुआ है। तो इस तरह से जितना ज़्यादा डेट इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर आपने कॉस्ट जो है ना वो फ़िक्स देना होती है। एक लिमिटेड सी कॉस्ट आपने देना होती है, ठीक है? जिसकी वजह से फाइनेंशियल लिवरेज यानी तेज़ी से जो आपका बिज़नेस आगे ग्रो करेगा, उसको फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी आपके कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। उसके अंदर आपको पता है कि इक्विटी के अंदर आपके कॉमन शेयर कैपिटल और प्रीफर्ड शेयर कैपिटल शामिल होता है, और जो डेट होता है वो लोन या बॉन्ड्स की सूरत में आप लेते हो, ठीक है? कैपिटल स्ट्रक्चर लोन या बॉन्ड्स की सूरत में लिया जाता है, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए सारे कंपोनेंट का। आपको शॉर्ट आ सकता है, मरूज़ी आ सकती है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी गोल ऑफ अ फ़िर्म। एक जो फ़िर्म होती है ना, एक जो बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, उसका गोल क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है, ठीक है? ये आप अब देख लो कि उसका मकसद होता है प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करना, अपना प्रॉफ़िट बढ़ाना। सी ये पता होना चाहिए आप लोगों को, मरूज़ी आ सकती है। उसके बाद मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ वेल्थ, दौलत बढ़ाना बिज़नेस की, ये उसका मकसद होता है। इसलिए जो है वो फाइनेंशियल जो है वो आप लोग क्या करते हो, एक फ़िल्म जो होती है ना उसका ये गोल होता है, ठीक है? तो पता होना चाहिए उसका मकसद ये होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। क्योंकि बिज़नेस चलता इसलिए है कि भई वो अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं, अपना प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं। और दूसरे क्या गोल हो सकते हैं, सीएसआर हो सकता है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो आपकी ज़िम्मेदारियों में आता है ना, उसमें ये आता है कि आप अपने मुआशरे के अंदर अच्छी तरक्की याफ़्ता जो है ना वो चीज़ें लेके आना चाहते हो, तो उस चीज़ को भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, इसलिए उसका ताउन जो है वो ज़रूरी होता है। उसके बाद इकोनॉमिक अपलिफ्ट, यानी मईशत जो होती है मुल्क की, उसको ऊपर उठाने में आप किरदार अदा करते हो, वो मकसद होता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब आप बिज़नेस करोगे, अच्छा करेगा, ग्रो करेगा, वेल्थ बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, आप और ज़्यादा उसको बढ़ाओगे, तो उसके लिए और स्टाफ चाहिए होगा, आप और स्टाफ को हायर करोगे। तो जब और स्टाफ हायर करोगे आप लोग, तो लोगों के लिए जो है वो मौके पैदा होंगे रोज़गार के, तो ये मकसद होता है। उसके बाद एक वैल्यू जो होती है ना फ़िल्म की, उसकी जो कदर होती है, उसकी वो जो वैल्यू बढ़ती है ना, वो होती है कैपिटलाइज़ेशन रेट के ऊपर,
कि जो आपने कैपिटल यूज़ किया है ना उसके ऊपर कितना रेट जो है ना वो आप दोगे। तो उसके अंदर सबसे पहले आती है वैल्यू ऑफ़ द फ़िर्म क्या होती है जी, उससे मुराद दरअसल उसकी मार्केट वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बुक वैल्यू हो सकती है और वो दूसरी वैल्यू हो सकती है, जैसे गोइंग कंसर्न हो गई, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह शामिल है। तो ये पता होना चाहिए आपको कौन सी अमरूज़ी आ सकती है। उसके बाद कैपिटलाइज़ेशन क्या होती है, इससे मुराद दरअसल आपकी वो वैल्यू है जिसके ऊपर आप अपना रिटर्न जो है ना वो कंसिडर कर रहे होते हो, यानी एस्टिमेटिंग द वैल्यू, यानी उस वैल्यू को एस्टिमेट करना, अंदाज़ा लगाना बाय कंसिडरिंग द रिटर्न, कि आपने कितना उससे गेन करना है, ठीक है, इस चीज़ के लिए कैपिटलाइजेशन कहलाता है। मरूज़ी आ सकती है, पता होना चाहिए। उसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट से क्या मुराद है, यानी वो रेट होता है जो आप उस वैल्यू के लिए डिटरमाइन करते हो, ठीक है ना, यानी डिटरमाइन द वैल्यू, वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए जो रेट आप यूज़ करोगे ना उसको कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक कंपनी है यार, उसकी वैल्यू क्या जा रही है, कितनी वो बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, कम है, ज़्यादा है, उसको कोई ना कोई स्टैंडर्ड पैमाने के ऊपर ला के जब आप मेज़र करना चाहोगे ना, तो वो जो रेट आपने रखना है ना कि इस रेट के ऊपर अगर मेरी कंपनी जाएगी तो मेरे लिए वेल एंड गुड, अगर इससे कम है तो मेरे लिए नुकसानदेह, अगर इससे बढ़ रही है तो वो और भी ज़्यादा फेवरेबल है। तो इस तरह से वो जो रेट होता है ना एक, जो उसको फिक्स करके आप उसको देखते हो, कैपिटलाइजेशन रेट होता है, जिसके ऊपर आपने कहा है कि मेरा इतना कैपिटल होगा तो मैं अच्छा ग्रो कर पाऊँगा, तो उस रेट को जो है वो कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको आ सकती है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारों का पता होना चाहिए। तो 3 थ्योरी हमने डिस्कस करनी है पूरे के अंदर, ठीक है। उसमें ट्रेडिशनल थ्योरी है जो कि रेलेवेंस थ्योरी कहलाती है, यानी कि वो कहती है, अब ये थ्योरी क्या है दरअसल, किसकी बुनियाद है, ये थ्योरियों की बुनियाद क्या है, इन थ्योरियों ने किस चीज़ के ऊपर बहस की। इन थ्योरियों ने बहस की थी आपके डेट की परसेंटेज कितनी इस्तेमाल कर रहे हो, क्या उसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से फाइनेंशियल लिवरेज पैदा होता है या नहीं होता। तो इस चीज़ का नाम जो है ना वो इन थ्योरीज़ के अंदर हमने बयान करना है, ठीक है। जो रेलेवेंस थ्योरी होगी वो ये कहेगी कि हाँ जी, आपके फाइनेंशियल लिवरेज की जो है ना वो पैदा होती है सूरत आपकी, जिससे वैल्यू बढ़ जाती है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। वो ये कह रही थी जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी, यानी वो रेलेवेंस थी, किसके किसके लिहाज से रेलेवेंस थी, आपके जो फाइनेंशियल लिवरेज है ना उसके लिहाज से। उसके बाद था नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी थी ना वो इररेलेवेंस थी, यानी वो कहती थी कि फाइनेंशियल लिवरेज का कोई तस्वर नहीं है, आप जितना मर्जी डेट इस्तेमाल करो, जितना इक्विटी इस्तेमाल करो, आपकी फिर्म की वैल्यू तब्दील नहीं होगी, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होगा, वो ये कह रही थी। इसी तरह मिलर एंड मोडिग्लानी थ्योरी थी, वो भी इररेलेवेंस थी, यानी वो भी कहती थी कि आप जो है ना वो अपना फाइनेंशियल लिवरेज पैदा नहीं कर सकते डेट की अमाउंट को कम या ज़्यादा करके, ठीक है ना। आपको एक फ़िक्स कॉस्ट देनी होती है बेशक, लेकिन आप उससे ये नहीं कर सकते कि आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा के बैठे हों, तो ऐसा नहीं होता, वो कह रहे थे, ठीक है। तो एक थ्योरी जो ट्रेडिशनल है ना वो तो रेलेवेंस थ्योरी है, यानी वो जो डेट की अमाउंट को तब्दील करने से ना आपकी फाइनेंशियल लिवरेज पैदा होती है, उसको ये सपोर्ट कर रही थी, बाकी दोनों उसके खिलाफ हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको तीनों थ्योरियों का। उसके बाद जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक कैपिटल पूरे का पूरा जिसके अंदर इक्विटी होती है और डेट होता है, उसकी कॉस्ट से क्या मुराद होता है कि डेट की कॉस्ट शामिल होती है उसमें के डी, और एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी शामिल होती है के ई, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी के ओ भी होती है, ठीक है। तीनों कॉस्टें हमने आगे देखनी है अब। उसके बाद ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, इन थ्योरीज़ को पढ़ने से पहले ना हम ज़रा कुछ टर्म को पढ़ते हैं जिनका ना हमें जो है वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम बार बार इन थ्योरीज़ के अंदर, ठीक है। तो एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, यानी आपके डेट और इक्विटी की ऐसी अमाउंट का रेशो, यानी इतने परसेंट डेट लो, इतने परसेंट रेशो लो, यानी एक ख़ास मतलब कि ना उनकी रेशो कि इतने परसेंट ये लोगे डेट, इतने परसेंट इक्विटी लोगे, तो फिर आपका जो है वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना वो पैदा हो सकता है। अब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये पढ़ते हैं हम कि इसका कंसेप्ट इसलिए है कि ऐसा ऐसा मतलब कि पॉइंट जहाँ पे आपकी वैल्यू जो है ना फिर्म की वो बहुत ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, और उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही हो ना वो कम से कम हो। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि इक्विटी अगर मैं 30% रखता हूँ और डेट में 70% लेके 100% के साथ अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्ड करता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो ये वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मैं गेन कर सकता हूँ और मिनिमम जो है वो मेरी कॉस्ट आ रही होगी, ठीक है। और अगर मैं इससे ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो उससे फिर मेरा क्या होगा, मेरा जो है वो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, और मैं फिर वो जो इस ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना जहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है और कॉस्ट मुझे कम से कम पड़ रही होती है, वो वाली जो सूरत जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि इसका कॉस्ट और डेट की मतलब ऐसी अमाउंट होती है जिसके ऊपर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है और कॉस्ट मेरी कम से कम होती है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल थ्योरी जो थी ना वो कैपिटल स्ट्रक्चर को बयान करती थी, और वो थी आपकी कौन सी भला,
रेलेवेंस थ्योरी थी, यानी सपोर्ट कर रही थी वो किसको बोला, फाइनेंशियल लिवरेज को, यानी कि डेट की अमाउंट तब्दील करने से आपकी जो फिर्म की वैल्यू है ना वो बढ़ती है। तो लिवरेज एंड रिक्वायर्ड रेट क्या होता है, लिवरेज से मुराद दरअसल आपकी डेट की अमाउंट है और रिक्वायर्ड रेट से मुराद आपकी कॉस्ट है जो आपने देना है। तो अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, यानी जितनी ज़्यादा अर्निंग करोगे ना आप लोग, तो उतनी ही ज़्यादा जो है वो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। लेकिन उसके आपको पता है कि ज़्यादा अर्निंग करने से आपने कॉस्ट तो जो है वो फिक्स ही देनी होती है आपके डेट के ऊपर, तो ये बात है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, जब आप बढ़ाओगे ना, ये चीज़ें सारी हमने देखनी है आगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या असर पड़ेगा अगर आप लिवरेज पैदा करते हो। देखो जो लिवरेज होता है ना उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, जब प्रॉफिट बढ़ता है तो दूसरी तरफ जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना वो अपना डिविडेंड बढ़ा लेते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना वो भी बढ़ जाता है। अर्निंग पावर बढ़ने से अर्निंग कैपेसिटी जैसे बढ़ती है। फिर लिवरेज एंड रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने बता दिया अब। उसके बाद कॉस्ट ऑफ जो है वो इक्विटी कैपिटल, यानी जो कॉस्ट आती है ना आपको इक्विटी कैपिटल के ऊपर, तो इक्विटी कैपिटल के मुराद है कि डिविडेंड जो देना होता है अपने शेयर होल्डर का, वो आपके लिए कॉस्ट होती है ना। तो वो कॉस्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा भाई, जितना आप बढ़ाओगे ना एक हद तक तो ठीक है वो मुतमईन रहेंगे आपके शेयर होल्डर, लेकिन अगर आपने और ज़्यादा डेट बढ़ा लिया उनका रिस्क बढ़ जाएगा। जब उनका रिस्क बढ़ जाता है तो वो कहते हैं कि हमें और डिविडेंड दो, आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हो। तो इस तरह से उनके ऊपर जो कॉस्ट पड़ रही है ना फिर वो ज़्यादा हो जाती है। एक तरफ तो आप डिविडेंड भी ज़्यादा दे रहे होते हो, दूसरी तरफ आप जो कॉस्ट तो फिक्स आपने बेशक देनी है लेकिन देनी तो है ना डेट के ऊपर। तो इस तरह से फिर आप वो एक फ़ायदे की बजाय एक नुकसान में जाना शुरू कर देते हो अगर आप हद से ज़्यादा डेट इस्तेमाल करते हो या ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करने लग जाते हो। तो उसके बाद आगे ट्रेडिशनल थ्योरी जो है ना उसकी एक और मिसाल हम देखते हैं कि इससे मुराद दरअसल ये होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका। देखो जो डिविडेंड होता है ना वो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उनके लिए, ठीक है ना। तो ये डिपेंड कर रहा होता है अर्निंग पावर पे, जितनी कंपनी ज़्यादा अर्न करेगी उतना डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। तो ये बराबर किसके होता है, ये होता है पैट ओवर इक्विटी के, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स वगैरह देने के बाद जो प्रॉफिट आता है ना उसको आप डिवाइड कर देते हो टोटल इक्विटी के साथ, यानी शेयर होल्डर का कितना सरमाया लगा हुआ है उसके साथ। तो ये फार्मूला भी आ सकता है, मरूज भी आ सकती है। इनकी डिपेंडेंसीज़ है ना उनका पता होना चाहिए, जो मैं बातें बता रहा हूँ एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट एंड अर्निंग पावर, देखो जी अर्निंग पावर जो है ना वो जितनी बढ़ेगी ना आप जो है वो अर्निंग करते जाओगे, उसका आपकी जो डेट की कॉस्ट होती है ना उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक फ़िक्स कॉस्ट ही देनी है, चाहे आप 1 लाख कमाओ चाहे 10 लाख कमा लो। आपने जो डेट के ऊपर कॉस्ट देनी होती है ना फिक्स देनी होती है, यानी इंटरेस्ट जो देना है ना फिक्स अमाउंट है। मिसाल के तौर पे 1 लाख के ऊपर 10,000 है, 2 लाख के ऊपर 20,000, समझ आ रही। तो इस तरह से वो डेट जो है ना वो आपने जो फिक्स अमाउंट पे लिया होगा ना आपने डेट, वही आपने लौटा देनी है रियल अमाउंट के साथ। फिर कुछ जनरल अजप्शन थे कि इन थ्योरियों के ना क्या कौन कौन से अजप्शन है जो अपने जहन में रखनी है कि ये वाली बातें अगर सही होंगी साबित होंगी या ये बातें आप फ़र्ज़ करोगे ना फिर जाके हम थ्योरियों को जो है वो सही से समझ पाएंगे। उसके अंदर एक तो ये बात थी कि कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये तो आपको पता ही है कि इक्विटी जो होते हैं ना उनको हमने डिविडेंड देना होता है और वो मुसलसल देना होता है। बाज़ औक़ात इनफ़ाइनाइट जो है ना जो कॉमन शेयर होते हैं उनका तो हमेशा हमेशा के लिए जारी कर दिया जाता है, तो हमेशा हमेशा उनको डिविडेंड दिया जाना है और वो डिपेंड कर रहा होता है अर्निंग पावर पे। आप ज़्यादा अर्न करोगे तो ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इसका वजह ये हुई कि आपका जो इक्विटी के ऊपर जो कॉस्ट होती है ना वो आपकी ज़्यादा होती है और जो डेट के ऊपर कॉस्ट देते हो ना वो कम होती है, ये पता होना चाहिए। फिर वो कहता है कि कोई टैक्स वगैरह दुनिया में नहीं पाया जाता, ये आपने फ़र्ज़ करना है। हालांकि टैक्स पाया जाता है, ये बात जो है ना वो गलत कह रहा है, लेकिन हमने फिर भी ये बात कबूल करनी है, फ़र्ज़ करना है कि देयर इज़ नो टैक्सेस। अगर कोई टैक्स मौजूद ना हो दुनिया में फिर जाके वो कहता है ये थ्योरी जो है उनके ऊपर हमने जो बातें करनी है ना वो वाली सही साबित हो सकती हैं, ठीक है। वो कहते हैं द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर डज नॉट चेंज बाय द यूज़ ऑफ डेट। और दूसरी तरफ ये भी आपने फ़र्ज़ करना है कि आप जो कह रहे थे ना कि एक तरफ आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे तो दूसरी तरफ इक्विटी जो होते हैं ना यानी शेयर होल्डर जो होते हैं वो अपना डिविडेंड बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं इस चीज़ का रिस्क जो होता है ना वो आप ये करो कि वो परटेन कर ही नहीं रहा, वो करटेन कर ही नहीं रहा। इस दुनिया में आपका जो रिस्क है ना वो ले ही नहीं रहे आपके शेयर होल्डर जो है ना वो बेवकूफ़ पागल हैं, भूत बन के बैठे हैं, ठीक है। ज़्यादा कंपनी अर्न कर रही है तब भी वो छोटा ही लेके बैठे हुए हैं अपना डिविडेंड, थोड़ा ही लेके बैठे हैं। वो कहते हैं कि आप दो ना दो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात वो कहते हैं कि आप लोगों ने फ़र्ज़ कर लेनी है कि रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर जो है ना वो डज़ नॉट चेंज बाय द यूज़ ऑफ डेट। डेट की इस्तेमाल करने से आपका रिस्क परसेप्शन जो है वो तब्दील नहीं होता इन्वेस्टर का, समझ आ रही है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर का। उसके बाद वो कहता है नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है, इनकी मरूज़ी आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आ सकता है आपको 3 नंबर का। उसके बाद ट्रेडिशनल थ्योरी जो थी ना वो क्या कह रही थी, वो कहती है कि ट्रेडिशनल थ्योरी दरअसल ना आपके रेलेवेंट थी,
समझ आ रही है? यानी कि वो जो लीवरेज है ना, लीवरेज उसके जो तस्वुर है उसको सपोर्ट कर रही थी कि डेट के ज़्यादा इस्तेमाल करने से ना आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हो, क्योंकि आपने कॉस्ट फिक्स देना होती है, लेकिन एक हद तक कर सकते हो। वो कहता है इस्तेमाल डेट का ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उस ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना, उस लेवल तक तो आप इस्तेमाल करोगे डेट को तो फिर तो बेहतर है। उससे ज़्यादा अगर इस्तेमाल करने लग जाओगे तो फिर नुकसान है। अब वो क्या कहता है शुरू के अंदर, अब देख लो 3 चीज़ें दी हुई हैं, के ई, के ओ और के डी। के डी से मुराद है डेट की कॉस्ट, जो कि फ़िक्स रहती है हमेशा, ठीक है। ये देखो इधर तक ना एक्स तक वो सही सेम आ रही थी। अब दूसरी तरफ देखो के ओ, यानी कि जो आपका ओवरऑल कॉस्ट थी ना इक्विटी और डेट की, वो देखो। अब दूसरी तरफ के ई है, यानी कि इक्विटी के ऊपर जो कॉस्ट आएगी ना, यानी कि आपने जो डिविडेंड देना है वो देखो। वो कहता है शुरू के अंदर जब इंक्रीज करते हो ना आप लोग, लिवरेज बढ़ाते हो, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है ना वो बढ़ती है। यानी देखो शुरू के अंदर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना वो क्या हो रही है, लिवरेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज। यानी कि वो तो पता ही है आप लोगों को कि अगर आप इंक्रीज़ करोगे लिवरेज तो आपकी कॉस्ट तो बढ़नी है, इक्विटी यानी कि आपका डिविडेंड तो आपने देना है ना, वो तो बढ़ेगा ना जब आप लीवरेज पैदा करोगे, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे। लेकिन वो कहता है शुरू के अंदर जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट होती है ना, के ओ के ओ जो है ना दरमियान वाली, वो कहते हैं कम होती है, नीचे की तरफ आती है। देखो आ रही है ना नीचे की तरफ। शुरू के अंदर जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो कहता है वो नीचे आती है, आने के बाद वो कहता है लेटर ओवरऑल कॉस्ट गोज अप, एक हद तक कम आती है, उसके बाद फिर वो क्या होना शुरू हो जाती है, ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपकी वो जो कॉस्ट ओवरऑल होती है ना, यानी कि डेट और इक्विटी के ऊपर जो आपने कॉस्ट देना होता है, ठीक है, तो वो कम से कम होती है ना, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो वो ये लेवल जो है ना उसको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर लेवल कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले तफसील में बता चुका हूँ, मेरी वीडियो जो है वो आ चुकी है, ठीक है। तो ये मरूज़ ही आ सकती है पीछे वाली, इसलिए मैंने इसको तफसील से बताया। शॉर्ट भी आ सकता है 3 नंबर का। तो बाकी जो है ना, मैंने लेक्चर सीरीज़ पूरी की पूरी बना दी है फाइनल टर्म की, ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर वर्चुअल आउटरोज़ के नाम से, VIRTUAL वर्चुअल स्पेस OUTROS आउटरोज़ के नाम से चैनल है। वहाँ पे इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बना दी है, स्लाइडों के अलग लेक्चर बनाए हैं और डिटेल में हैंड रिटन नोट्स तफसीलन जो है ना उनकी अलग से वीडियो उर्दू में बनाई हुई है। वो आप देख के अपने लॉन्ग शॉट को वहाँ से भी तैयार कर लोगे। फ़िलहाल मेरा रेफरेंस यहाँ देना है सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग और MCQs वाइज। उसके बाद ट्रेडिशनल थ्योरी आ गई। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती थी, वो यही है जो अभी चल रही है, जो कि रेलेवेंस थी, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो आपका तब्दील होता है लीवरेज के तब्दील करने से, लेकिन एक हद तक इस्तेमाल करोगे तो बेहतर है, हद से ज़्यादा करोगे तो फिर वो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है और आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, बजाय फ़ायदे के नुकसान होने लग जाता है। देयर इज़ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ये थ्योरी कह रही थी कि हाँ, एक ऑप्टिमल का स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है इस दुनिया के अंदर। अगर आप डेट और इक्विटी की एक ख़ास हद इस्तेमाल करोगे तो फिर आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम और कॉस्ट मिनिमम होती है। ये पता होना चाहिए। उसके बाद आ गया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थी ना, दरअसल वो एक रेलेवेंस नहीं थी, वो इररेलेवेंस थी। यानी वो कहती थी कि जो फाइनेंशियल लिवरेज का तस्वुर है ना वो पाया नहीं जाता, यानी अपोजिट थी वो ट्रेडिशनल थ्योरी के, वो बिल्कुल अपोजिट थी। वो कह रही थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप डेट ज़्यादा इस्तेमाल करो या ना करो। अब उसकी थ्योरी के ना कुछ जो थे वो हम देखते हैं कौन से पॉइंट्स थे। कि वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन दी वैल्यू ऑफ द फिल्म। वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना उसका कोई असर नहीं होता आपकी फिल्म वैल्यू जो है ना, फिल्म की वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता कैपिटल स्ट्रक्चर का। यानी कि डेट या जो इक्विटी है ना उसको कितना मर्जी इस्तेमाल कर लो पोर्शन आप, ज़्यादा कम, कोई असर नहीं पड़ेगा आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर। दूसरा पॉइंट कहता था कि ओवरऑल कॉस्ट जो होती है ना कैपिटल की, वो तब्दील नहीं होती अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील कर देते हो। यानी कि उसने जो बात की थी ना, ओवरऑल कॉस्ट शुरू के अंदर कम होती है, फिर एक पॉइंट पे आके रुक जाती है जहाँ कम से कम होती है और मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का तस्वर दिया था ना पीछे वाली थ्योरी ने, तो ट्रेडिशनल ने। लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी कहते हैं इस तरह कोई ऐसी बात नहीं है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो तब्दील ही नहीं होती। वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर आप बढ़ाओ कम करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कहता है देयर इज़ नो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। वो पीछे वाला कह रहा था ऑप्टिमल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ये कह रहा था कि ऑप्टिमल स्ट्रक्चर की कोई हकीकत नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है वैल्यू ऑफ द फिल्म जो होती है ना, दरअसल अब इसने क्या कहा कि वो तो कह रहा था डेट के कम ज़्यादा करने से आप जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करोगे। इसने कहा कि आप प्रॉफिट उस चीज़ से अर्न नहीं कर सकते कि आप डेट की कीमत को बढ़ा, वो डेट की पोर्शन को कम ज़्यादा कर लोगे और बढ़ा लोगे। वो कहता है दरअसल आपकी जो ये डिपेंड कर रही होती है ना वैल्यू ऑफ द फिल्म, वो करती है आपकी अर्निंग के ऊपर कि आप अर्न कितना कर रहे हो। अगर ज़्यादा अर्न करोगे तो ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, अगर कम करोगे तो कम हो जाएगी। तो ये बात है। उसके बाद आगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की ना, अजप्शन ऑफ द थ्योरी। इसके अजप्शन क्या थे, मफरूज़े क्या थे, क्या चीज़ें फ़र्ज़ करनी है आपने इस थ्योरी के अंदर, कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ के तौर पे ली गई। नंबर 1 कि जो मार्केट कैपिटलाइज़ दी वैल्यू ऑफ द फिल्म एज अ होल, यानी पूरी की पूरी जो मार्केट होती है ना
वो आपकी जो वैल्यू ऑफ द फिल्म होती है ना, उसको क्या करती है, बता रही होती है कि मार्केट जो वैल्यू है ना वो कम ज़्यादा होगी, तो उससे आपकी वैल्यू फिल्म की तब्दील होगी। ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है बिजनेस का रिस्क जो है ना वो आपने फ़र्ज़ करना है कि वो कांस्टेंट रहेगा हर लेवल ऑफ इक्विटी एंड डेट के मिक्स पे। वो कहता है जितना मर्जी डेट इस्तेमाल करो, जितना मर्जी आप लिवरेज इस्तेमाल कर लो, मतलब वो इक्विटी इस्तेमाल कर लो, आपका जो रिस्क है ना वो सेम ही रहेगा, आपको कोई रिस्क का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो कह रहा है वो 3 है तो 3 ही रहेगा। वो अब ये कैसे हो सकता है? बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो रिस्क को तब्दील कर रहे होते हैं। ये बातें वो कह तो रहे थे, लेकिन अब हमने वो फ़र्ज़ करनी है ये चीज़ें, तब जाके वो कहते हैं हमारी थ्योरी में जो बातें हमने की हैं वो सही साबित होंगी कि कांस्टेंट रखना है अपने रिस्क को। हालाँकि रिस्क कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, वो तो तब्दील होता रहता है। रिस्क तो कभी भी कोई कहीं भी हो सकता है, ज़्यादा कम होता रहता है, हम तो नहीं रोक सकते उसको। तो एवरी लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी के ऊपर आपने कहना है कि बिजनेस रिस्क सेम रहेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट था देयर इज़ नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। आपने फ़र्ज़ करना है कि आप उस दुनिया में रह रहे हो जहाँ पे आप कोई टैक्स नहीं दे रहे, कोई टैक्स नहीं लगना आपके ऊपर, कोई जितना मर्ज़ी अर्न कर लो, जितना मर्ज़ी जो है वो डेट इस्तेमाल कर लो, आप जितना मर्ज़ी जो है वो इक्विटी इस्तेमाल कर लो, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये फ़र्ज़ करना है। उसके बाद इसने कहा कि आपने ना ये ज़हन में रखनी है बात कि दरअसल इन्होंने जो तसव्वुर दिया था ना नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, उसने ये कहा था कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना उसको ये फ़र्ज़ कर लो आपकी वो एक ना पाई है, यानी एक गोल दायरा है जिसके मुख्तलिफ टुकड़े कर दोगे ना, जब उन टुकड़ों को जोड़ोगे तो दोबारा ही वो गोल दायरा बन जाएगा, चाहे वो टुकड़ा एक छोटा एक बड़ा है, तो उसके हिसाब से वो कट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जब उसको जोड़ोगे ना तो दोबारा उसकी जो टोटल वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू अफेक्ट होती है दरअसल, वो कह रहा था प्रॉफिट से, ना कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से। ये कह रहा था वैल्यू ऑफ द पाई रिमेन दी सेम, यानी कि जो वैल्यू है ना आपकी पाई की वो सेम रहेगी। वो कहता है तो पाई जो है ना वो दरअसल एक गोल दायरे को आप तसव्वुर करोगे, 360 डिग्री का फॉर एग्जांपल वो है। अगर सारे टुकड़ों को 60-60 टुकड़ों में तकसीम करोगे, दोबारा जोड़ोगे तो 360 ही होगा। अगर एक को 90 कर दोगे, बाकियों को 30-45 करके, ओवरऑल जब पाई टूटेगी ना 360 की फॉर एग्जांपल, तो ओवरऑल जो उसका मिक्सअप टोटल आएगा ना वो सेम ही रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसने यही बात की थी कि ओवरऑल जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना वो तब्दील होता है प्रॉफिट की वजह से, प्रॉफिट ज़्यादा कम होने से, ना कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से। उसके बाद है नो मैटर इन हाउ मेनी पाइज द पाई इज कट द टोटल वैल्यू डज नॉट चेंज। तो टोटल वैल्यू तब्दील नहीं होगी। अब ये भी मरूज़ी आ सकती है कि टोटल पाई जो कैपिटल का तस्वर किस थ्योरी में था, मतलब फाइनेंशियल उसमें ट्रेडिशनल में, ठीक है, वो कहेगा मिलर एंड मोडी गिलानी में, या वो कहेगा कि ट्रेडिशनल नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी में। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी में जो था पाई का तस्वर था। उसके बाद आ गया जी हमारे पास मरूज़ी आएगी कि नेट जो ऑपरेटिंग होता है ना इनकम अप्रोच, वो क्या कहती थी, उसका ज़रा आर्गूमेंट देख लो। वो कहता था इम्पैक्ट ऑफ लीवरेज ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वो कहता है इसके आर्गूमेंट में ये था कि बताओ कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लीवरेज अगर ज़्यादा होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तो बढ़ती है ना भाई। वो ये कह रहा था कि भैया अगर आप एक तरफ कॉस्ट बढ़ाओगे ना, मतलब आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करोगे, तो दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक तरफ अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हो तो दूसरी तरफ डिविडेंड भी तो ज़्यादा दोगे ना। तो वो कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लीवरेज का कोई असर नहीं होता। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब वो जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो उसके साथ आपकी इक्विटी की जो डिमांड है ना, यानी शेयर होल्डर का डिविडेंड की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो एक तरफ आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हो, दूसरी तरफ डिविडेंड भी तो ज़्यादा दोगे ना। तो वो कहते हैं इस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कहता था कि इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी ओवरऑल जो कॉस्ट होती है ना आपकी, जो आपकी डेट के ऊपर आपने इंटरेस्ट देना होता है और कॉस्ट जो है वो शेयर होल्डर के ऊपर डिविडेंड की देनी होती है, वो कहता है ओवरऑल उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहता है इम्पैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द फिल्म, वो कहता है इन सारी चीज़ों के यानी लिवरेज की तब्दील करने से इसका मतलब हुआ आपकी जो वैल्यू है ना फिल्म, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उसने सिर्फ यही बात की कि जो असर पड़ता है ना वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ अर्निंग की वजह से पड़ेगा। अर्निंग कितनी कर रहे हो, प्रॉफिट कितना आ रहा है वो। उसके बाद आर्बिट्रेज थ्योरी आ गई, यानी मिलर एंड मोडिग्लानी थ्योरी, आखिरी थ्योरी थी ये। अब ये थ्योरी थी, इसको भी इररेलेवेंस थ्योरी कहा गया है। इररेलेवेंस क्या होती है, वो जो फाइनेंशियल लिवरेज को सपोर्ट नहीं करती। इसने क्या कहा, इसने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ इररेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ द फिल्म, यानी इसने भी वही कहा कि आपकी जो वैल्यू है ना फिल्म की वैल्यू, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी डिविडेंड जो है ना, मतलब वो डेट या इक्विटी के ज़्यादा कम इस्तेमाल करने से आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उसने ये कहा था। उसके बाद वो कह रहा था कि अगर आप रेलेवेंस थ्योरी जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरी को, तो उससे एक आर्बिट्रेज पैदा हो जाएगा, ये है जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह से कहते हो कि मैं डेट को तब्दील करूंगा और मेरे पास जो है वो मैं ज़्यादा कंपनी में अर्न कर सकता हूँ प्रॉफिट, तो वो इस तरह वो कह रहा था कि इस तरह तो फिर हर कंपनी वाली जो है वो अपनी तरफ से डेट बना के बैठी होगी कैपिटल स्ट्रक्चर, और वो हर बंदा ही फिर तो प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगा। वो ये कह रहा था। तो अगर इस तरह से हुआ
मतलब सीन पैदा होता है, फिर तो लोग क्या करेंगे कि दूसरी कंपनियों में जाके, जहाँ पे वो बेचारे पड़े हुए हैं, जहाँ डिविडेंड कम मिल रहा है, वहाँ से अपने शेयर को बेच के वो जो ये ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी है इसके शेयर खरीदना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि आर्बिट्रेज की सूरत पैदा हो जाएगी कि एक ही कंपनी, सेम कंपनी है, ठीक है, एक ही कंपनी के अंदर सेम शेयर है, ठीक है, लेकिन उसकी कीमत कैसे कम हो सकती है? अगर इसकी कीमत कम होती है ना, तो फिर तो आप लोगों जो है वो आर्बिट्रेज पैदा हो जाएगा, वो कह रहे थे। तो आर्बिट्रेज थ्योरी यही कह रही थी कि भाई अगर इस तरह का सीन पैदा हो गया तो फिर तो आप जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दो। फिर तो हर बंदा ये एक महंगे शेयर वाली कंपनी में जहाँ बैठा है वो उधर से बेच के उसी तरह का सेम शेयर जो कम प्राइस में दूसरी कंपनी में मौजूद है और प्रॉफिट भी ज़्यादा दे रही है वो कंपनी, तो वहाँ आना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आर्बिट्रेज की सूरत पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो आर्बिट्रेज क्या था? द सिमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट, यानी एसेट को एक ही दफ़ा यानी जल्दी से उनका तकसीम करना, बाय किया जाना और सेल किया जाना, इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंस प्राइस फॉर द सेम एसेट, यानी सेम एसेट के मुख्तलिफ प्राइस होने की वजह से लोगों का ज़्यादा महंगा एसेट बेच के कम प्राइस वाला एसेट खरीदने का रुझान जो है ना, उसको आर्बिट्रेज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया मिलर एंड मोडिग्लानी के जो थ्योरी के जो आर्गूमेंट थे ना, वो क्या थे? वो कहता था कि दो सेम एसेट हैं, एक ही तरह का स्टॉक मौजूद है, ठीक है, जूते हैं, 3 जूते हैं, वो पड़े 3, वो पड़े 3, सेम सेम है, लेकिन एक की कीमत जो है वो 30 रुपये है, एक की 100 रुपये है। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? वो कहता है द सेम, दो सेम ही तरह की चीज़ों की दो मुख्तलिफ कीमतें नहीं हो सकती। वो कहता है अगर इस तरह की हुई तो फिर आर्बिट्रेज पैदा हो जाएगा, यानी लोग कम कीमत वाली जो चीज़ है ना वो खरीदेंगे, भाई महंगी वाली बेचेंगे, उससे उनके पैसा भी बचेगा। समझ आ रही है? द प्राइस ऑफ आइडेंटिकल फिल्म, तो इस तरह से जो आइडेंटिकल फिल्म है ना, उसकी प्राइस जो है ना वो क्या हो जाएगी? अगर सेम हो, यानी कि एक फ़िल्म है उसकी हर चीज़ सेम है, सारा कुछ सेम है, आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर को तब्दील कर दूं तो मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्क करने लग जाऊंगा? तो कहते हैं स्टॉक कैन नॉट बी डिफरेंट। तो इस तरह से स्टॉक कभी भी मुख्तलिफ नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी कंपनी में मेरा स्टॉक जो है वो 30 रुपये है, दूसरी कंपनी के अंदर जो है उसका 100 रुपये चल रहा हो, तो कैसे आप ये वाला जो है वो सीन पैदा कर सकते हो? अच्छा, ये आर्बिट्रेज थ्योरी जो है ना उसका तस्वर पैदा होता है, ठीक है। तो ये पता चल गया आप लोगों को यहाँ पे कि एक ही सेम तरह की दो कंपनियों के अंदर सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर ही तब्दील करने से आप कैसे मतलब कि ना उसको कह सकते हो कि मैंने उसकी वैल्यू ऑफ द फिल्म तब्दील कर दी। तो वो कहता है स्टॉक कैन नॉट बी डिफरेंट, इस तरह से स्टॉक मुख्तलिफ नहीं हो सकते। उसके बाद आ गया जी हमारे पास मिलर एंड मोडिग्लानी ने और भी बात की कि अगर जो है ना वो पर्सनल लिवरेज का तस्वर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से एक लिवरेज पैदा कर सकते हो, कंपनी अपना लिवरेज बना सकती है, प्रॉफिट बना सकती है, तो इस तरह तो फिर पर्सनल लिवरेज भी बन सकता है फिर तो, कि हर बंदा ही जो है वो अपना लिवरेज बना लेगा, ठीक है। वो अपने पैसे जो है ना वो कंपनी में लगाए हुए हैं, तो वहाँ से उसको ज़्यादा डिविडेंड आ रहा होगा, तो वो ज़्यादा डिविडेंड के थ्रू अपना पर्सनल लिवरेज बना लेगा। उसके बाद वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट इज़ सेम फॉर फिर्म एट इंडिविजुअल। तो कहता है जब पर्सनल लिवरेज बनाएगा ना बंदा, तो एक फिल्म जो होती है ना उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी ना डेट की, सेम वही उस बंदे के लिए भी कॉस्ट होगी जो बंदा उधार ले रहा होगा। सही है, मतलब कि ना जो फिल्म या फिर एक इंडिविजुअल बंदे की जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है ना, डेट की कॉस्ट होती है, वो क्या होती है? सेम रहती है। वो कहता है पर्सनल लिवरेज पैदा हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट इज सेम फॉर फिल्म एंड इंडिविजुअल, हर बंदे के लिए और फिल्म के लिए भी जो इस तरह से फिर कॉस्ट पड़ेगी ना वो क्या रहेगी? सेम होगी, ठीक है। इसके बाद वो कहता है अगर इस तरह का सूरत पैदा हो गई तो फिर इन्वेस्टर क्या करेंगे? बोला शिफ्ट कर जाएंगे वो अदर कंपनी में जिसका रिटर्न तो सेम है, लेकिन वहाँ पे जाने से उसका पैसे की बचत हो जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा महंगा जो अपना शेयर है ना उसको बेच के जो सस्ता शेयर होगा उसको खरीदेगा, तो पैसे की सेविंग हो जाएगी, उसका शेयर का जो वैल्यू है वो भी सेम ही होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इन्वेस्टर शिफ्ट करना शुरू कर देंगे अगर लीवरेज वाला जो है वो सीन पैदा हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि मिलर एंड मोडिग्लानी ने कहा कि परसेंटेज होल्डिंग विल नॉट चेंज। ये भी उसके आर्गूमेंट में शामिल था, पता होना चाहिए कि परसेंटेज होल्डिंग चेंज नहीं होगी, सही है। यानी कि उधर भी उसके 2 शेयर थे ना, इधर भी 2 शेयर होंगे। उधर वो लेके बैठा था 60 रुपये के, इधर उसको 30 में मिल रहे थे, तो वो 60 के बेच के यहाँ पे 30 वाले वो ले लेगा, समझ आए, 30 की बचत हो जाएगी। तो रिटर्न विल नॉट चेंज, इस तरह रिटर्न भी तब्दील नहीं होता। देयर विल बी कैश सेविंग, हाँ कैश की सेविंग जो है ना वो तब्दील हो जाती है, यानी कि उधर से 60 का बेच के इधर 30 का ले लिया तो पैसे बच जाएंगे। उसके बाद वो कहता है आर्बिट्रेज थ्योरी जो थी ना, यानी कि मिलर एंड मोडिग्लानी की, उसके कुछ जनरल एजप्शन थे जिन एजप्शन को ना आपने अब देखना है, और ये फिन प्रिया
का जुगाड़ है, FENPRIA, ये फार्मूला जिसको याद होगा ना नाम, तो इसी के हिसाब से वो सारी बनेंगी। फिनप्रिया जो है ना वो मिलर एंड मोडी गिलानी के क्या थे, मफरूज़ों की ये पहले पहले लेटर को मिला के ये लफ्ज़ बने फिनप्रिया। एफ से मुराद है फिल्म कैन बी आइडेंटिकल। वो कह रहे थे कि फिल्म आइडेंटिकल होनी चाहिए, फिल्म एक जैसी होती है, हमेशा एक जैसी रहती हैं। दूसरे नंबर पे जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना वो डू नॉट अफेक्ट। आप ये तसव्वुर करोगे कि एक्सटर्नल फैक्टर वो अफेक्ट नहीं कर रही। उसके बाद एन से मुराद है नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, कोई टैक्स जो है वो मौजूद नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये पी से मुराद है परफेक्ट मार्केट, आप एक परफेक्ट मार्केट में मौजूद, आप ये तस्वर करोगे। उसके बाद आर से मुराद है कि रेशनल बिहेवियर ऑफ दी इन्वेस्टर का बिहेवियर रेशनल रहता है, यानी वो हमेशा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहते हैं। उसके बाद आई से मुराद है आइडेंटिकल रिस्क करेक्टरिस्टिक, यानी कि आपकी जो रिस्क करेक्टरिस्टिक है ना वो सेम रहेगी। उसके बाद ए से मुराद है ऑल अर्निंग आर पेड एज डिविडेंड, तमाम अर्निंग डिविडेंड के तौर पे पे कर दी जाएगी। ये आपने तसव्वुर रखना है कि वो मार्केट जो है ना वो इस तरह की है जिसके ऊपर ये वाले सारे के सारे अगर आप मफरूज़े अप्लाई करोगे तो जाके आप जो है वो कभी भी लीवरेज वाला जो है वो सीन पैदा नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो वो नहीं पैदा होगा अगर ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ नहीं हो सकती भाई, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मफरूज़े जो हैं वो आपने लिए हैं, मतलब मिलर एंड मोडी गिलानी, लेकिन वो हकीकत से बहुत दूर हैं, ठीक है। तो ये सारों का पता होना चाहिए। फिनप्रिया के नाम से जुगाड़ है, इसको याद करोगे तो सारी आउटलाइन आपको याद हो जाएंगी। इसमें से कोई भी उठा के वो डाल सकता है कि ये वाली जो है वो अजप्शन है या नहीं है, मदरजा झैल में से हमारे नहीं है या ऑल ऑफ दीज है, तो वो सारी की सारी मौजूज़ी बना सकता है। शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज तीनों की तीनों लॉन्ग के तौर पर, शॉर्ट के तौर पर, MCQs वाइज हर तरह से तैयार करनी है। उसके बाद आ गया जी मार्केट इम्परफेक्शन एंड इशू। देखो मार्केट जो होती ही इम्परफेक्ट है, परफेक्ट मार्केट का तस्वर बहुत मुश्किल है। परफेक्ट मार्केट ऐसी होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो क्या होंगी, एक जैसी होंगी। हालांकि इस तरह नहीं होता, मुख्तलिफ होती हैं। तो नो प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन, वो कहता है प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, वो कहता है ऐसी मार्केट को परफेक्ट मार्केट कहते हैं। एक थ्योरेटिकल मार्केट होती है ये, वो कहता है, हालांकि थ्योरेटिकल मार्केट तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद वो कहता है लार्ज बायर एंड सेलर, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बायर और सेलर होते हैं। परफेक्ट मार्केट वो होती है, ठीक है। और आपने देखा है पीछे वाली जो हमने एग्जप्शन पढ़े हैं सारे, उसके अंदर वो कह रहे थे कि परफेक्ट मार्केट होगी तो ही जाके उनकी थ्योरी जो है वो सही साबित है। तो इसके बाद इसका मतलब वो परफेक्ट मार्केट होती क्या है भला। परफेक्ट मार्केट के तो अंदर बहुत सारी ऐसी उन्होंने चीज़ें बताई हैं जो यहाँ पे अब लिखी हुई हैं कि नो एंट्री आर एग्जिट बैरियर, लार्ज बायर एंड सेलर होंगे, ठीक है, कोई प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस नहीं होगा, परफेक्ट इंफॉर्मेशन देगी, रेशनैलिटी पाई जाएगी, नो मोनोपोली या अदर मैनिपुलेशन, यानी कि इस तरह का कोई सीन पैदा नहीं होगा कि बड़ा छोटा जो भी होगा ना शेयर होल्डर रखने वाला या पार्टिसिपेंट होगा मार्केट में, उसकी एक ही जैसी वैल्यू होगी, उसके कोई तस्वर नहीं किया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ये वाली चीज़ें सारी की सारी मफरूज़े पे जो मतलब मफरूज़े थे ना ये, और ये परफेक्ट मार्केट जो कहा गया था, तो परफेक्ट मार्केट की ये सारी खसूसियात जो है ये इतनी आसानी से नहीं वजूद में आती, ये इनका होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये परफेक्ट मार्केट ही खुद एक बहुत बड़ा मफरूज़ा था और ये जो थी हकीकत से बहुत दूर था। तो इसके अंदर ये सारी परफेक्ट मार्केट की खसूसियात पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, सारे याद कर लो। ज़बानी पता होनी चाहिए आप लोगों को, इनकी मरूज़ी आ सकती है, शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग आ सकता है। उसके बाद आ गया इम्पैक्ट ऑफ मार्केट परफेक्शन। अब देखो मार्केट तो वाकई इम्परफेक्ट होती है भाई, परफेक्ट मार्केट का तस्वर बहुत मुश्किल है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो दी है ना पीछे उन्होंने, ये तस्वर बहुत दूर है हकीकत से। तो इम्परफेक्ट मार्केट जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है आजकल। तो इम्परफेक्ट मार्केट की खसूसियत क्या होती है, वो कहता है तमाम मार्केट इम्परफेक्ट होती है, ये बात ठीक की है उसने। उसके बाद मैनिपुलेशन जो है ना वो पैदा हो सकती है, जिसका मतलब है कि एक छोटा बायर और बड़े बायर जो है ना, सेलर जो मतलब शेयर होल्डर है, उनके अंदर बड़ा फ़र्क होता है। उसके बाद नो पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज, उसने कहा था कि आर्बिट्रेज की सूरत पैदा हो सकती है। इसने कहा था कि इम्परफेक्ट मार्केट जो है ना उसके अंदर कभी भी जो है वो आर्बिट्रेज पैदा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर तब्दील कर देंगे ना उसकी वैल्यू को। तो जब वैल्यू तब्दील हो जाएगी तो फिर लोग क्यों उसको ख़रीदेंगे, समझ आ रही है। तो उसने तो वो बहुत सारे फैक्टर को कर ही दिया, मफरूज़ों के तौर पे उसने मतलब कॉन्स्टेंट कर दिया, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद नो पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज, यानी आर्बिट्रेज की कोई पॉसिबिलिटी पैदा नहीं होगी, वो ये कह रहे थे। उसके बाद मिलर एंड मोडी गिलानी की जो थ्योरी थी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ परफेक्ट मार्केट के लिए थी, इम्परफेक्ट मार्केट के लिए नहीं थी। तो इसका मतलब हुआ कि मिलर एंड मोडी गिलानी थ्योरी डज़ नॉट होल्ड गुड इन इम्परफेक्ट मार्केट, यानी कि वो परफेक्ट मार्केट में तो कायम हो सकती है लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में उसका तस्वर जो है वो मुमकिन नहीं था।
तो ये बातें थी। उसके बाद थे इशू थे, कुछ इशू भी पैदा हुए मिलर एंड मोडिग्लानी की थ्योरी के अंदर। वो कौन से थे कि उन्होंने ना बैंकरप्सी कॉस्ट जो है ना उसको नहीं बताया, ठीक है, उसका कोई तसव्वुर नहीं दिया। उसके बाद एजेंसी कॉस्ट भी आ रही होती है कुछ, जिसकी वजह से आपकी जो है वो वैल्यू तब्दील हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कॉस्ट मतलब तब्दील हो सकती है। उसके बाद बैंकरप्सी कॉस्ट हो सकती है, एजेंसी कॉस्ट होती है, लिवरेज इंक्रीज एफिशिएंसी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि लिवरेज की वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ये भी नहीं बताया उन्होंने, वो तो थे ही लिवरेज के बहुत खिलाफ। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस कुछ होती हैं इदारों की तरफ से जिनसे डेट लिया होता है, तो उन रिस्ट्रिक्शन का भी मिलर एंड मोडिग्लानी ने जो है वो तसव्वुर नहीं दिया। तो ये इश्यूज़ थे कुछ मिलर एंड मोडिग्लानी के अंदर, थ्योरी के अंदर। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि वो कह रहे थे कि आर्बिट्रेज पैदा हो सकता है, तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे उसको मतलब शेयर्स को, तो उसकी वजह से भाई आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। आपको कुछ ब्रोकरेज जो होते हैं ना उनका सामना करना पड़ेगा, कुछ कमीशन लेने वाले बंदे बैठे होंगे कि आप अगर आप उस कंपनी को छोड़ के इधर आ रहे हो तो इधर हम आपसे इतने पैसे लेंगे तो आपको शेयर देंगे भाई। तो इस तरह से कुछ इश्यूज़ पैदा हो सकते थे जो कि बयान ही नहीं किए जिन्होंने बोला मिलर एंड मोडिग्लानी ने। उसके बाद आगे जी कंक्लूजन, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक इम्परफेक्ट मार्केट होती है ना, हाँ, इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर आपका अगर कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील होता है तो उससे आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर असर पड़ेगा, ये हकीकत थी। जो कि मिलर एंड मोडिग्लानी और नेट ऑपरेटिंग जो इनकम थ्योरी थी ना उससे बहुत दूर थी, उन्होंने तो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं किया। हालांकि ये बात हकीकत थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील होगा, यानी कि आपका डेट और इक्विटी को तब्दील करने से वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि मिलर एंड मोडिग्लानी और दूसरे थे ना जो दोनों थ्योरियाँ, वो बहुत ज़्यादा हकीकत से दूर थी, उनके मफरूज़े ही बहुत हैवी थे। उसके बाद हमारे पास जो था ना कुछ और भी इश्यूज़ पैदा हुए, यानी कि इन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स जो है ना, आप ये तसव्वुर करो कि वो ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ पे इनकम टैक्स है ही नहीं, जबकि वो कह रहा है इनकम टैक्स पाया जाता है भाई। तो ये भी आ सकता है कि इनकम टैक्स जो होता है ना वो चार्ज होता है हमारे पास, कॉर्पोरेट टैक्सेस, इंडिविजुअल टैक्सेस वगैरह जो है ना वो टैक्स शील्ड का तसव्वुर जो है वो पाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो हम सामना कर रहे होते हैं, हकीकत पे मुबनी है। तो मिलर एंड मोडिग्लानी ने कहा था कि टैक्स वाली दुनिया में आप रहते ही नहीं हो, ये तसव्वुर करो। तो इस तरह से मिलर एंड मोडिग्लानी और जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी थी ना वो ज़्यादा बेस जो है वो नहीं बनाई जाती। उसके बाद फिर एक वैल्यू ऑफ द फिल्म होती है ना, वो अगर एक आप टैक्स देने वाली दुनिया में मौजूद हो तो उसके ऊपर क्या होगी। देखो जो वैल्यू ऑफ द फिल्म होती है ना उसका ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लिवर्ड वैल्यू। ये लिवर्ड फिल्म का मतलब लिवरेज वाली फिल्म, यानी जिसमें डेट का ज़्यादा इस्तेमाल है, वो हमेशा जब डेट दोगे ना, डेट लोगे तो डेट के ऊपर कॉस्ट दोगे इंटरेस्ट की सूरत में। जब इंटरेस्ट दे दोगे तो आपको जो इनकम टैक्स पड़ेगा ना, जो टैक्स देने के बाद, तो उसकी सेविंग हो जाती है, आपको वो नहीं लगता। फिर जब वो लग जाता है, नहीं लगता, तो इसका मतलब जो आपके पास लिवर्ड फिल्म आती है ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ आती है, वो जो टैक्स शील्ड आपको बेनिफिट के तौर पे बचा होता है। तो अनलिवर्ड फिल्म के मुकाबले में टैक्स शील्ड के बेनिफिट से ज़ायद अमाउंट जो है वो आपको बच रही होती है, इसलिए वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अनलिवर्ड फिल्म प्लस टैक्स शील्ड का अमाउंट। टैक्स शील्ड का जो बेनिफिट होता है ना वो अगर आपने निकालना है तो वो बराबर होता है डेट ज़रब टैक्स रेट के। किसके? डेट ज़रब टैक्स रेट, यानी टैक्स शील्ड बेनिफिट बराबर होता है डेट ज़रब टैक्स रेट। तो डेट से मुराद है आपकी वो जो डेट की अमाउंट है, और टैक्स रेट जो आपने देना होता है तो वो देख लो आप लोग। और दूसरा फार्मूला ये भी हो सकता है टैक्स सेविंग जितनी हुई है बटा डिस्काउंट रेट कितना दिया गया था। तो टैक्स सेविंग को डिस्काउंट रेट के साथ डिवाइड करने से भी आप टैक्स शील्ड का बेनिफिट निकाल सकते हो। इमरूज़ी है, फार्मूला है, MCQs है, जैसे भी आ जाए। आप लोगों को शॉर्ट 3 नंबर का आ सकता है, दिया होगा डेट या टैक्स रेट, वो कहेगा निकालो, या टैक्स शेविंग दी होगी, डिस्काउंट दिया होगा, निकालो। बाज़ का तो वो शॉर्ट आंसर में ना 3-4 चीज़ें और भी फालतू डाल देता है, स्टेटमेंट बना देता है उस सवाल की, ठीक है। तो इस तरह से भाई वो स्टेटमेंट बनाए, जैसे ही बनाए फार्मूला याद होगा ज़हन में, तो फालतू चीज़ निकाल दो, जो असल चीज़ पूछी है ना उसका फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल के आ जानी। तो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 11 का जो है वो गैस। तो इंशाल्लाह फिर आगे जो है वो 12वें और 13वें का भी भेजता हूँ। थैंक यू।